गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए ठीक है, आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार साउंड चेक कर लो। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून सुमित। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए बहुत अच्छा है, तो ठीक है। तो बच्चे लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है, हम बात कर रहे थे। चलिए वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, अब आ जाते हैं सभी लोग इधर। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, हम बात कर रहे थे स्प्लिट एयर कंडीशनर की। और स्प्लिट एयर कंडीशनर में कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे वहां पर। और अगर उसमें आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। आज आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर ही चलेगा और कल भी आपका स्प्लिट ही चलेगा, क्योंकि स्प्लिट में अभी एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम कवर करते हैं जितना होगा, और फिर बचा हुआ आपका कल की क्लास में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास से, यानी कि जो मंडे को होगी या जब भी जो क्लास आपकी पड़ेगी, इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर, कार एयर कंडीशनर। विंडो आपका हो चुका है, स्प्लिट आपका भी ये चल रहा है, और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कार एयर कंडीशनर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे कूलिंग टावर। यह सब है बिल्कुल। तो पहले कूलिंग टावर कर लेंगे और फिर इसके बाद आपका जो कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस और कंडेंसर, फिर ये तीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो आपके मेन चैप्टर हैं वो कौन कौन से हम लोगों को डिस्कस करने हैं। बिल्कुल अभी तो पहले से अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो एक बार मैं बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पहले करिएगा। तो बच्चे अभी आपका चल रहा है कौन सा टॉपिक, अभी हम पढ़ रहे हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं ये आपका है स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट के बाद फिर हम करेंगे कार एयर कंडीशनर, ठीक है। और फिर आपका जो एक टॉपिक है कूलिंग टावर, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और इसमें समझने के लिए भी काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो फिर हम कवर करेंगे यहाँ पर कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के बाद सीधा फिर हम बात करेंगे कंप्रेसर की। कंप्रेसर के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठी करेंगे। कंप्रेसर के बाद आपका फिर होता है कंडेंसर, ठीक है, इवेपोरेटर, और लास्ट में आपका बचेगा एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो जैसे ही आपका इतना कवर होगा ना, तो ये समझ लेना कि आपका लगभग आरएसी में 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इतना अगर आपका पूरा होता है तो लगभग 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, फिर हम लोग वो सभी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो पहले स्प्लिट, फिर कार, ठीक है, और फिर इसके बाद ये सभी टॉपिक, और आपका लगभग 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, ठीक है, और मैं समझता हूं कि सभी लोग वो टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे। क्यों भाई? रिकॉर्डेड वाले जो टॉपिक आपके डले हुए हैं वो सभी आप लोग बिल्कुल कवर कर चुके होंगे। चलिए, सेफ्टी एंड हेल्थ आपका हो गया, ठीक है। हैंड टूल्स आपका शायद डल गया है, वेल्डिंग आपकी डली हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये अलग से होगी। रेफ्रिजरेंट आपका कंप्लीट है, बेसिक रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ये आपका हो ही चुका है। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइसेस, थर्मल इंसुलेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। विंडो, कार एसी और कूलिंग टावर, ठीक है, और फिर आपका ये साइकोमेट्री हो ही चुका है, ठीक है। फिर आपका ये इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग, डक्ट वगैरह, ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेजर पार्ट हमारा है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी कुछ टॉपिक हैं तो वो कंप्लीट कर लेंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मेजर समझता हूं मैं, ये टॉपिक आपके मेजर हैं, ठीक है, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सभी टॉपिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले ये कवर करेंगे, फिर आपके जो सिलेबस में जो मेंशन है टॉपिक वो कवर कर लेंगे और लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्प्लिट में हम ये सभी डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल ललित, तो कोशिश करेंगे कि पहले जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इन पर हम टिके रहेंगे, इन्हें जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि ये मेजर पार्ट है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है। बाकी के जो टॉपिक्स है ना आपके, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इतना करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है, कवर हो जाएंगे, और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पार्ट बचेगा, ठीक है। फिर उसमें हमें सिर्फ थ्योरी कवर करनी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके इसी में ही कवर हो जाते हैं। तो ये इमेज एक बार देखिएगा, अगर इमेज आपको क्लियर है ये या नहीं है तो मुझे बताइएगा। एक बार मैं भी अपने मोबाइल पर चेक कर लेता हूँ कि इमेज ये क्लियर है या नहीं। ठीक है ललित, क्लियर है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। श्याम क्लियर है, ठीक है बच्चे। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इमेज आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, उतना तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है, काम इससे चला लेंगे। चल एक बार मैं बता देता हूँ इसमें है क्या। देखिए, आज मुझे आपको जो पहला टॉपिक कराना है, ठीक है, ये आपका होगा कॉन्सील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है? कॉन्सील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक आज मैं आपको जो कवर कराने वाला हूं ये आपका होता है कॉन्सील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये आपका कोई ऑफिस वगैरह का, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस वगैरह की एयर कंडीशनिंग की बात की जा रही है। अब इसमें बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह है जहां पर हमें कूलिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर हम डायरेक्टली स्प्लिट एसी या अगर आपका विंडो एसी है वहां का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं कॉन्सील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, देखिएगा, यहां पर ये आपको जो रखे दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या रखे हुए हैं? ये रखी हुई है आउटडोर यूनिट, ठीक है। इसमें भी दो यूनिट होती हैं, एक आपकी इसमें होती है आउटडोर यूनिट, इसमें भी दो यूनिट्स आपकी होती हैं, एक होगी आउटडोर यूनिट, ठीक है, और ये आउटडोर यूनिट से पाइप वगैरह हम ले जा रहे हैं रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कराने के लिए, और यहाँ पर ये आपकी रखी हुई है इंडोर यूनिट, ये रखी हुई है इंडोर यूनिट। चलिए, तो अगर हम कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी क्या होती हैं? इसमें भी आपकी दो यूनिट होती हैं, एक आपकी इसमें होती है आउटडोर यूनिट और एक आपकी होती है इसमें इंडोर यूनिट। चलिए, अब बच्चे इसमें है क्या
इसमें बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर, तो हर एक रूम में अलग से अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे घर में होते हैं बहुत सारे कमरे, तो जनरली क्या करते हैं, ठीक है, घर में आपके अगर बहुत सारे कमरे हैं तो हम वहां पर स्प्लिट सिस्टम का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हर एक कमरे के लिए अलग से हमने स्प्लिट एसी लगा लिया, लेकिन कहीं कहीं पर स्प्लिट एसी भी हर जगह लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं भी आती हैं। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं डक्टेड सिस्टम का। तो इसमें क्या है, इसमें ये हमारी हो गई आउटडोर यूनिट और ये आपकी हो गई इंडोर यूनिट। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी फिर हम इसमें डक्ट वगैरह का यूज करके अलग अलग रूम में ठंडी हवा ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, डक्ट का यूज करके अलग अलग रूम में या अलग अलग स्पेस में ठंडी हवा ले जा सकते हैं, ठीक है। या आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपने अपने कॉलेज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे फैकल्टीज रूम होते हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, वो छोटे छोटे से कैबिन बना दिए जाते हैं। जैसे आपने कॉलेज में भी देखा होगा, कॉलेज में आपकी क्या रहता है, जहां पर फैकल्टीज वगैरह बैठती हैं तो उनके लिए छोटे छोटे से कैबिन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया है ऐसे इस तरह से। तो अब इसमें क्या है, एक फैकल्टी का केबिन यहाँ पर हो गया, एक केबिन यहाँ पर हो गया, एक केबिन यहाँ पर हो गया, एक केबिन यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत छोटे छोटे से केबिन बने हुए हैं, ठीक है, सभी फैकल्टीज के बैठने के लिए। तो अब इस केस में अगर हम स्प्लिट सिस्टम एसी का यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी और दूसरा प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक आउटडोर यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल हमारे स्प्लिट एसी में होता था, हमने इसमें एक आउटडोर यूनिट का इस्तेमाल किया, ठीक है, और एक इनडोर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दी, ये आपकी हो गई इंडोर यूनिट, ये आपकी हो गई इंडोर यूनिट। बाकी फिर क्या करेंगे, बाकी फिर इसमें डक्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, अलग अलग डक्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग रूम के लिए क्या कर सकते हैं, एयर का सर्कुलेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है आपका कॉन्सील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे हो ना, इस तरह से आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में देखा होगा, या आपने कॉलेज वगैरह में, या बहुत बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर में भी एक सेंट्रलाइज्ड एसी रख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड एसी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डक्टेड होती क्या है। यह देखा होगा ना आपने, बहुत से जो घर होते हैं, आपने घर में भी देखी होगी ये डक्ट लगी हुई। तो घरों में किस तरह से डक्ट लगाते हैं, जहां पर कूलर वगैरह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है खिड़की वगैरह में रखना, तो वहां पर भी डक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहां पर डक्ट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, तो बहुत बड़े साइज के कूलर होते हैं, ठीक है। और इस कूलर में आपने देखा होगा इस तरह से एक रेक्टेंगुलर टाइप का, एक ये पूरा बॉक्स टाइप का जाता है पूरा इस तरह से, और आपकी जो खिड़की होगी सीधा उसे खिड़की में अरेंज कर देते हैं। तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं डक्ट। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूज कर सकते हैं इसका, सर्कुलर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं डक्ट का। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये क्या है, बहुत सारी डक्ट लगी हुई है। यहाँ पर ये सेंट्रलाइज्ड एसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रलाइज्ड एसी गिवन है और इससे ही क्या जा रही है, ये डक्ट जा रही है जिनके थ्रू ठंडी हवा रूम में पहुंचा दी जाती है, ठीक है। ये अलग अलग डक्ट निकल कर जा रही है सीधा आपके रूम की तरफ, आपके रूम नहीं बोलेंगे, जहां पर भी हमें कूलिंग करनी है, ठीक है, और वहां पर ठंडी हवा पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट ये होता है। लाइन डायग्राम की अगर बात करोगे तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें एक होती है आउटडोर यूनिट और एक होती है इंडोर यूनिट। अब इंडोर यूनिट से अलग अलग डक्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग स्पेस पर ठंडी हवा पहुंचा दी जाती है। ये आपकी कौन सी यूनिट है, ये आपकी है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के बारे में मैं कल आपको बता ही चुका हूं कि आउटडोर यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, और एक आपकी इसमें इंडोर यूनिट होगी, और इंडोर यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एयर का सर्कुलेशन कर सकते हैं डक्ट के थ्रू। ये सभी क्या है, ये हैं डक्ट।
ठीक है, चलिए। तो कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम, ठीक है, हिंदी में भी इसे इसी तरह से लिखेंगे, कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटडोर यूनिट एंड एन इंडोर यूनिट इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग स्पेस, ठीक है, इसे छत में लगा दिया जाता है। वेयर सीलिंग स्पेस इज लिमिटेड, इट इज समटाइम पॉसिबल टू यूटिलाइज द सीलिंग स्पेस इन एन एडजेसेंट रूम टू हाउस द इंडोर यूनिट, ठीक है। Air is distributed from the indoor unit by duct to one or more air vents with thermostat control, heating, cooling और auto setting can be done। क्या करते हैं, ठीक है, जहां पर इंडोर यूनिट को लगाना भी किसी कमरे में पॉसिबल नहीं है, इतनी जगह हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो इंडोर यूनिट को कहीं ऐसी जगह लगा देते हैं जहां पर इंडोर यूनिट को लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर इंडोर यूनिट से डक्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्पेस पर हम क्या कर सकते हैं, कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एक बाहरी इकाई और एक इंडोर इकाई होती है जो छत की जगह में स्थापित होती है, ठीक है। जहां सीलिंग स्पेस सीमित है, कभी कभी इंडोर यूनिट को रखने के लिए बगल के कमरे में सीलिंग स्पेस का उपयोग करना संभव होता है। हवा को इंडोर यूनिट से डक्ट द्वारा एक या एक से अधिक एयर वेंट्स में वितरित किया जाता है। थर्मोस्टेट नियंत्रण के साथ हीटिंग, कूलिंग या ऑटो सेटिंग की जा सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर इंडोर यूनिट किसी जगह पर नहीं लग सकती है, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में इंडोर यूनिट को लगाकर और वहां से डक्ट वगैरह का यूज करके अलग अलग रूम में या अलग अलग जगह पर हम कूलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम। फिर बच्चे किसमें आपका होता है मल्टी स्प्लिट एसी, ठीक है। तो मल्टी स्प्लिट एसी में क्या है, जैसे कि आपने अभी देखा सेम इसी तरह से होगा, ठीक है। यहां पर भी एक ही आउटडोर यूनिट होगी, लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कि हर एक कमरे में हम डक्ट ले जाते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक अलग अलग कमरे में डक्ट ना ले जाकर वहां पर अलग अलग स्प्लिट एसी या कोई और प्रकार का एसी लगा सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम क्या है, वहां पर हमने क्या किया, एक हमने आउटडोर यूनिट लगाई, एक हमने इंडोर यूनिट लगाई। इंडोर यूनिट से हमने क्या किया, इंडोर यूनिट से हमने अलग अलग जगह पर डक्ट ले जाकर कूलिंग कर ली है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम की, इसमें क्या होता है, एक आउटडोर यूनिट हो गई, लेकिन इंडोर यूनिट यहां पर एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, इसे हम कहते हैं मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम, ठीक है। यहां पर ये आपको दिख रही होगी आउटडोर यूनिट, यहां पर आउटडोर यूनिट का तो एक सिंगल का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंडोर यूनिट आपको दिख सकती है, जैसे एक आपका कैसेट एसी सिस्टम है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, ये आपका स्प्लिट एसी, विंडो एसी, इस तरह से अलग अलग एसीज इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम, ठीक है। मल्टी स्प्लिट एसी कनेक्ट से सिंगल आउटडोर यूनिट टू ए नंबर ऑफ इंडोर यूनिट। बस इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि यहां पर जो आउटडोर यूनिट है ये एक सिंगल है, ठीक है, लेकिन जो इंडोर यूनिट है ये एक से ज्यादा हो सकती हैं। जो मेन पॉइंट है इसका वो ये होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कंसील्ड की, तो उसमें क्या था, ठीक है, इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें बच्चे एक ही आउटडोर यूनिट है, ठीक है, एक ही आउटडोर यूनिट है और एक ही इंडोर यूनिट है, ठीक है। आउटडोर भी एक है और इंडोर भी एक है। लेकिन जब हमने देखा मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम, तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आउटडोर यूनिट तो एक है, लेकिन इंडोर यूनिट इसमें बहुत सारी लग सकती हैं। ये 1, ये 2, ये 3, दिस इज 4th, 5th एंड 6th। तो इसमें इंडोर यूनिट का इस्तेमाल एक से ज्यादा किया जा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, मल्टी स्प्लिट एसी। मल्टी स्प्लिट एसी कनेक्ट से सिंगल आउटडोर यूनिट टू ए नंबर ऑफ इंडोर यूनिट। मल्टी स्प्लिट एसी एक सिंगल आउटडोर यूनिट को कई इंडोर यूनिट से जोड़ता है। इट कैन इंस्टॉल ए कंप्लीट एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू मल्टीपल जोन इंटीरियर स्पेस विद नो नीड फॉर डक्ट वर्क। यह डक्ट के काम की आवश्यकता के बिना
कई जोन को आंतरिक स्थानों में एक पूर्ण एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डक्ट की जरूरत हमें कहां पर पड़ी, जहां पर हमें एक सिंगल इंडोर यूनिट से अलग अलग जगह पर ठंडी हवा को लेकर जाना था, वहां पर हमें जरूरत पड़ रही थी डक्ट की। लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग इंडोर यूनिट का इस्तेमाल कर लिया है, इसी वजह से हमें यहाँ पर डक्ट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, विद नो नीड फॉर डक्ट वर्क, विद नो नीड फॉर डक्ट वर्क। ठीक है, या डक्ट के काम की आवश्यकता के बिना, इट मींस यहां पर डक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ रूम टेम्परेचर सेटिंग्स। अब जब हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग इंडोर यूनिट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हर एक रूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं भैया, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सही कहा है। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे सेटअप बॉक्स लगाते हो ना आप, एयरटेल का, और अलग अलग उसके सेटअप बॉक्स लगाते हो, तो एक ही छतरी होती है। ठीक है, और एक ही सेटअप बॉक्स से अगर आपने दो टीवी चलाने हैं, तो जिस रूम में सेटअप बॉक्स लगा होगा उसी से ही दूसरा टीवी कनेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन और क्या कर सकते हो आप, अलग अलग रूम में अलग अलग सेटअप बॉक्स भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए जो बाहर जो छतरी लगती है, ठीक है, वो एक ही हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात कही है। वेरी गुड, देखिए बच्चे ने कितना अच्छा ऑब्जर्व किया है। वेरी गुड ब्रजेश, अरे काम करते हो क्या तुम सेटअप बॉक्स का? इतनी अच्छी बात कही है कि जिस तरह से घर में आप क्या चलाते हो, टीवी जो चलाते हो, सेटअप बॉक्स से जो कनेक्ट करते हो, कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ रूम टेम्परेचर सेटिंग्स। ठीक है, यह कमरे के तापमान सेटिंग्स का व्यक्तिगत नियंत्रण प्रदान करता है। यानी कि जब इंडोर यूनिट अलग अलग कमरे में लगी हुई है, तो उसके लिए अलग अलग रिमोट कंट्रोल होगा, टेम्परेचर आप अलग अलग सेट कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो एनेबल्स इंडोर यूनिट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल्स आप समझ गए ना, डिफरेंट स्टाइल से क्या मतलब है, जैसे कैसेट आपका जो एसी होता है ना, जो फर्स्ट एसी आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं कैसेट एयर कंडीशनर। ठीक है, इस तरह का जो एसी होता है, इसे बोलते हैं कैसेट एयर कंडीशनर। तो आप यहां पर जो देख रहे होंगे, फर्स्ट फिगर में आपको कैसेट एयर कंडीशनर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको सिंपल जो मैंने स्प्लिट वाले बताए थे वो दिख रहे हैं। ठीक है, ये विंडो एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो अलग अलग स्टाइल के एसी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो एनेबल्स इंडोर यूनिट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड कैपेसिटीज इन वन सिस्टम एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर एनी गिवन बिल्डिंग। ठीक है, यह एक प्रणाली में विभिन्न शैलियों और क्षमताओं की इंडोर इकाइयों को भी सक्षम बनाता है, जैसा कि किसी भी इमारत के लिए आवश्यक हो सकता है। तो ये आपका होता है मल्टी स्प्लिट एसी। क्या होता है मल्टी स्प्लिट एसी? जहां पर आउटडोर यूनिट तो होती है एक, लेकिन इंडोर यूनिट हो सकती है एक से अधिक। जहां पर आउटडोर यूनिट तो होती है सिर्फ एक, लेकिन अगर हम इंडोर यूनिट की बात करते हैं, तो ये इंडोर यूनिट आपकी एक से अधिक बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों बच्चे, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है शुभम, तो मल्टी स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट तो हो गई एक, लेकिन इंडोर यूनिट की अगर हम बात करेंगे, ये एक से अधिक बिल्कुल होती है, और इसे हम बोलते हैं मल्टी स्प्लिट। क्या बोलेंगे? मल्टी स्प्लिट। यानी कि क्या कर दिया गया है, मल्टीपल नंबर में से स्प्लिट कर दिया है, यानी कि तोड़ दिया है। ठीक है, एक इंडोर यूनिट, दो इंडोर यूनिट, तीन इंडोर यूनिट, चार इंडोर यूनिट, पांच इंडोर यूनिट, छह इंडोर यूनिट। तो यहां पर इंडोर यूनिट लगाई गई हैं बहुत सारी, लेकिन आउटडोर यूनिट क्या है, यहां पर एक सिंगल ही आउटडोर यूनिट है। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाता है मल्टी स्प्लिट एसी। चलिए, तो मल्टी स्प्लिट एसी से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका जो होता है, ये आपका होता है डीह्यूमिडिफायर। तो डीह्यूमिडिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं कि डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, और आज हम जानेंगे कि डीह्यूमिडिफायर क्या होते हैं, किस तरह दिखाई देते हैं, और ये क्या करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीह्यूमिडिफायर की। ठीक है, डीह्यूमिडिफिकेशन तो सभी लोग समझते होंगे ना, साइकोमेट्री में मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी।
ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन होता है हवा में नमी की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर को और ज्यादा नम कर देना। लेकिन जब हम बात करते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन की, वहां पर हम एयर से मॉइस्चर को रिमूव करने की बात करते हैं, नमी को हटाने की बात करते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन में। और ह्यूमिडिफिकेशन में हम एयर को क्या करते हैं, एयर में नमी की मात्रा को बढ़ाने की बात करते हैं। चलिए, तो डीह्यूमिडिफिकेशन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? तो बेसिकली कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इस बात पर फोकस्ड रहती हैं कि आपको हवा में नमी की मात्रा को कम करके रखना है। ठीक है, क्या करना है, एयर कैसी होनी चाहिए आपकी, डीह्यूमिडिफाई होनी चाहिए, यानी कि ड्राई एयर होनी चाहिए, इसमें नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल एसी अगर हम यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकली जो स्टैंडर्ड्स उनके होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने सेट कर रखे अपने, वहां तक डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका जो विंडो एयर कंडीशनर है, ये भी क्या करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन करता है, यानी कि हवा में अगर ज्यादा नमी है इसे हटा देता है। ठीक है, इसी तरह से आपका स्प्लिट एसी भी करता है। तो डीह्यूमिडिफिकेशन इनसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड हैं वहां पर ये सिंपल एसी आपके जो होते हैं ये उस मात्रा तक नमी को नहीं हटा पाते हैं, और वहां पर हम यूज करते हैं डीह्यूमिडिफायर का। ठीक है, डीह्यूमिडिफायर आप सभी समझते होंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अगर आपको नहीं याद है तो साइकोमेट्री में मैं ये पूरा आपको बता चुका हूं, तो एक बार जाकर फिर से रिवाइज कर लेना, आपका वो टॉपिक फिर से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे हम बात कर रहे हैं डीह्यूमिडिफायर की। तो दीज आर यूज टू लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम। ठीक है, इनका उपयोग कमरे की सापेक्ष आर्द्रता को कम करने के लिए किया जाता है। सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वारंट लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स देन द लेवल्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय द स्टैंडर्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑब्लिक यूनिट। ठीक है, तो कुछ औद्योगिक अनुप्रयोग मानक एयर कंडीशनिंग संयंत्र ऑब्लिक यूनिट द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले स्तरों की तुलना में कम सापेक्ष आर्द्रता स्तर की गारंटी देते हैं। ऐसे क्षेत्रों या कमरों के लिए वातानुकूलित संयंत्र ऑब्लिक इकाई के अलावा वातानुकूलित क्षेत्र के भीतर डीह्यूमिडिफायर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर सच एरियाज और रूम्स इन एडिशन टू द एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑब्लिक यूनिट। ठीक है, वहां पर एसीज का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम यहाँ पर डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसीज तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एसीज के साथ साथ हम क्या करते हैं, डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये आपको जो दिख रहा है बच्चे, ये आपका होता है इस तरह से डीह्यूमिडिफायर। ठीक है, ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं किसकी है, डीह्यूमिडिफायर की है। ये इस तरह का लाइन डायग्राम होता है, एक बार इसे समझ लेते हैं। तो बच्चे इसमें जो नॉर्मल प्रोसेस होती है किसी भी एसी में, ठीक है, जो रेफ्रिजरेशन की नॉर्मल प्रोसेस होती है, यानी कि हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, हम इवेपोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एसीज में हमने जाना कि हम उसमें दो तरह के फैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम विंडो एसी की बात कर रहे थे या स्प्लिट एसी की बात कर रहे थे, तो हमने जाना कि विंडो एसी में और स्प्लिट एसी में आपका इवेपोरेटर लगा होता है, आपका कंडेंसर लगा होता है, आपका कंप्रेसर लगा होता है, आपका कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, यानी कि एक्सपेंशन डिवाइसेस लगी होती है, और साथ में लगे होते हैं दो फैन। ठीक है, एक लगा होता है इवेपोरेटर के पीछे जो होता है ब्लोअर, और एक लगा होता है कंडेंसर पर जो होता है आपका सिंपल फैन। तो बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फैन लगा होता है। ठीक है, और वो एक ही मोटर से अटैच्ड होता है, यानी कि इसमें हवा आगे की तरफ नहीं आती है। ठीक, सिंपल जो आपका एग्जॉस्ट फैन का कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है, यानी कि ये जो फैन होगा ये क्या करेगा, इधर से हवा को क्या करता रहेगा, खींचता रहेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरह हवा निकलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमने इससे पहले के एसीज में देखा है कि इसमें एक यूनिट होती है जिससे हवा आगे की तरफ जाती है, और एक यूनिट होती है जिसमें हवा पीछे की तरफ आती है। ठीक है, तो आप एसी के जो विंडो एसी लगा होगा ना, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ खड़े होकर देखना, आपके घर में जो विंडो एसी लगा होगा, ठीक है, कमरे के अंदर जाना, यानी कि इसकी जो इंडोर यूनिट है उसकी तरफ जाना, इवेपोरेटर के सामने खड़ा होना, तो तब भी आपको लगेगा कि इससे हवा निकल कर आ रही है। और जब आप कंडेंसर के पीछे खड़े होगे तब आपको गर्म हवा आएगी निकल कर। ठीक है, लेकिन जो डीह्यूमिडिफायर होते हैं इसमें हवा जो फ्लो करती है, एयर की जो डायरेक्शन होती है यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि इधर से एयर एंटर करेगी और इधर की तरफ निकलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल फैन लगा हुआ है जो इधर से हवा को खींचेगा और पीछे की तरफ हवा जाती रहेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा अंतर तो ये होता है। बाकी देखिएगा, बाकी इसमें जो और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसमें कंप्रेसर भी लगा हुआ है,
इसमें इवेपोरेटर भी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कंडेंसर भी लगा हुआ है, इसमें एक फैन मोटर लगा हुआ है, इसमें ह्यूमिडिस्टेट लगा हुआ है जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेक करता है, ठीक है। कंप्रेसर, जो कंप्रेसर का नॉर्मल फंक्शन होता है यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट आएगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर कंप्रेस कर देगा, कंडेंसर में जाएगा, हीट का रिजेक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन डिवाइसेस में आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद इवेपोरेटर में आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इस तरह से जो नॉर्मल फंक्शन होता है सेम फंक्शन यहाँ पर भी होता रहेगा, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम से अगर अच्छा डायग्राम आपको देखना है तो ये होगा, देखिएगा किस तरह से है। तो बच्चे यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, कहां पर गया, ये आपका जाता है, ठीक है, ये आगे वाला इसमें जो है पीछे वाला कंडेंसर, तो ये थोड़ा सा आपका ये कैपिलरी ट्यूब कंडेंसर, हाँ बिल्कुल देखिएगा, देखना बच्चे, तो ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाता है किस में जाता है, कैपिलरी ट्यूब में जाता है। कैपिलरी ट्यूब के बाद फिर किस में जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा, ठीक है। इवेपोरेटर के बाद फिर आपका कंप्रेसर, और कंप्रेसर के बाद फिर किस में जाता है, ठीक है, फिर जाता है कंडेंसर में। तो इस तरह से आपकी ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे अगर इसमें हम बात करें, इधर से एयर आएगी, ठीक है, इधर से मॉइस्ट एयर होगी। मॉइस्ट एयर मैं आपको बता ही चुका हूं कि मॉइस्ट एयर जो होती है ये आपकी होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ठीक है। मॉइस्ट एयर की अगर हम बात करेंगे ये होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर की अगर हम बात करेंगे ये आपकी ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर होती है, ठीक है। पीछे वाले डायग्राम पर एक बार आते हैं, चलिए देखना एक बार। तो यहां पर ये कहता है कि ह्यूमिड एयर इसमें एंटर करती है, ठीक है। ह्यूमिड एयर का यहाँ पर बेसिकली मतलब है मॉइस्ट एयर का। मॉइस्ट एयर इसमें एंटर करती है, और मॉइस्ट एयर में आपको बता ही चुका हूं क्या होती है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। और जैसे ही ये ड्राई एयर और वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन आता है इवेपोरेटर पर, ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, कि जैसे ही गर्म हवा जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो इवेपोरेटर पर जैसे ही ठंडा होगा ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर बात हो रही है बेसिकली डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो सिंपल आपका मैंने आपके नॉर्मल एसी में भी बताया था कि जैसे ही कूलिंग कोयल के कॉन्टेक्ट में वाटर वेपर आती है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, सिंपल उसी तरह से है। देखिएगा, आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करो, भाप बन जाती है, भाप को ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। पानी को अगर आप गर्म करते हो तो गर्म होने के बाद पानी आपका भाप में कन्वर्ट होता है, भाप को ठंडा कर देते हो तो यह फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि हमारी जो नॉर्मल एयर है इसमें एयर भी है, ड्राई एयर भी है, और साथ में वाटर वेपर भी है, ठीक है। और जैसे ही ये वाटर वेपर इवेपोरेटर के कॉन्टैक्ट में आती हैं, इवेपोरेटर की जो कोयल्स होती हैं इसका तापमान टेम्परेचर कम होता है, ये तुरंत ही पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यहां से क्या निकलता है, कंडेंसेट ड्रेन, यानी कि यहां से पानी की फॉर्म में अलग हो जाती है, ठीक है। और वह तापमान जिस पर वाटर वेपर आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वह कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि डीपीटी, ठीक है। जो मैंने आपको डीपीटी का कॉन्सेप्ट समझाया था सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा है, ठीक है। बाकी जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है वो सेम है जैसा एसी में होता है, जैसा आपका बाकी जगह मैंने आपको समझाया था। रेफ्रिजरेशन का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो लगा हुआ है, सिंपल अंतर जो है सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इवेपोरेटर के ठीक पीछे लगा हुआ है कंडेंसर और एक फैन लगा हुआ है, यानी कि हवा जो आएगी वो पहले इवेपोरेटर पर जाएगी, ठीक है, और इवेपोरेटर के बाद जैसे ही कंडेंसर पर जाएगी ये फिर से गर्म हो जाती है। डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस क्या है, पहले इवेपोरेटर लगा हुआ है, इवेपोरेटर के कांटेक्ट में जैसे ही हवा आती है हवा का तापमान गिरेगा, ठीक है, और इसमें जो वाटर वेपर होगी ये कंडेंस हो जाती है, यानी कि पानी की फॉर्म में ये अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इमेजेस आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये बूंद 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 करके पानी नीचे टपकेगा और वाटर टैंक में इकट्ठा होता रहेगा। जैसे कि आप देखोगे इस डिह्यूमिडिफायर में भी क्या है, ये एक वाटर टैंक है, यानी कि पानी टपक टपक कर इस वाटर टैंक में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मॉइस्ट एयर आती है यानी कि ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर आता है, ये आपका इस कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है,
और यहाँ पर डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। वाटर वेपर का टेम्परेचर गिरेगा और ये पानी में बदल जाएंगी, पानी में बदलकर यहाँ पर इकट्ठी होंगी और वाटर टैंक में इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी जो एयर है, ठीक है, ये एयर अब जाएगी कंडेंसर पर। ठीक है, इवापोरेटर ने ठंडा कर दिया, लेकिन इवापोरेटर के ठीक पीछे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। इसका तापमान बढ़ेगा और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों डिक्रीज करती है एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर बेसिकली हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कम करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जैसे ही ये हवा, ये ठंडी हवा कंडेंसर पर जाएगी, कंडेंसर पर जाने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैसे डिक्रीज करती है एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी साइकोमेट्रिक चार्ट की। तो इस तरह का जो चार्ट होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये होता है साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, इधर हम देखते हैं टी या डीबीटी, या हम क्या कह देते हैं इसे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और इधर होता है ओमेगा, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हमें यहां पर जरूरत किसकी है, हमें यहां पर जरूरत है RH लाइन की, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस की। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं और ये जो पहली लाइंस होती है ये ठीक सैचुरेशन कर्व पर कोइंसाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पर RH की वैल्यू होती है 100%। ठीक है, इस लाइन पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। बाकी की RH लाइंस जो होती हैं ये ठीक इसी के पैरेलल होंगी। एक लाइन यहाँ पर आ गई, फिर एक लाइन ये यहाँ पर आ गई, फिर इसके पीछे एक लाइन आ गई, और इस तरह से बहुत सारी लाइनें ये बनी होती हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो RH की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पहली जो लाइन है इसकी वैल्यू मैंने 100 का, फिर मैंने कहा कि इसके बाद 95 हो जाती है, फिर मैंने कहा ये 80 हो गई, ये 75 हो गई, ये 60 हो गई, ये 50 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से नीचे की तरफ इन लाइनों की वैल्यू यानी कि RH की वैल्यू क्या करती रहती है, डिक्रीज करती रहती है। ठीक है, RH आप सभी समझते होंगे, RH का मतलब यहाँ पर क्या होता है, RH का मतलब यहाँ पर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH यहाँ पर होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। RH यहाँ पर होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, चलिए, तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 25, ठीक है, और ये हो जाता है कितना, 35। तो इस लाइन को यानी कि जो मैंने आपको बताया था सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लाइन बना देता हूं, ठीक है, यानी कि इसका तापमान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ क्या कर रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो तापमान है भाई ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, कभी रट कर बैठ जाओ। मैंने कहा कि भाई तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब मैंने देखा कि इस पॉइंट पर RH की वैल्यू कितनी है, तो मुझे पता चला कि भाई ये RH की वैल्यू कितनी है, ये RH की वैल्यू है 95%। और अगर इस पॉइंट पर मैंने RH की वैल्यू देखी तो मुझे पता चला इस पॉइंट पर RH की वैल्यू कितनी है, 50% है। तो मुझे पता चल गया कि भाई जैसे जैसे तापमान इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, इस पॉइंट पर RH कितना है, RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज कितनी है, इस पॉइंट पर है 95%। और यहां पर मुझे पता चल गया इस पॉइंट पर RH की वैल्यू जो है ये कितनी है, ये है 50%। ठीक है, ये है 50%। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम हवा को गर्म करते हैं तो उसकी RH की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, जब भी हम क्या करेंगे, हवा को गर्म करते हैं तो उसकी RH की वैल्यू यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो होती है ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है। क्या कॉन्सेप्ट लगता है,
बोलो भाई क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर भी? जैसे ही हवा आपकी कंडेंसर कोयल से पास करती है, पहले हो गई इवेपोरेटर कोयल। इवेपोरेटर कोयल कैसी है बच्चे? ठंडी है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, ये कैसी है? ठंडी है। इवेपोरेटर कोयल कैसी है? ठंडी है। ठीक है, इवेपोरेटर कोयल कैसी है? ठंडी है। और इसके पीछे लगी हुई है कंडेंसर कोयल्स, ये कैसी हैं? गर्म है। तो जैसे ही इवेपोरेटर से हवा पास करती है, उसके अंदर जितनी नमी है वो सारी कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है और वाटर टैंक में इकट्ठी कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हवा जैसे ही कंडेंसर कोयल से गुजरती है, इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। और मेन जो इंडस्ट्रीज में हमें करना होता है वो क्या करना होता है? लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हमें यहाँ पर बात करनी होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वारंट्स lower relative humidity levels than the levels that can be achieved by the standard air conditioning plant। ठीक है, हमें यहाँ पर कम सापेक्ष आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एयर को क्या कर देते हैं? डिह्यूमिडिफाई करते हैं और साथ ही साथ उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कम कर देते हैं। फिर से समझिएगा क्या हुआ है यहाँ पर। देखिएगा, नम हवा आई, मॉइस्ट एयर आई, जैसे ही इवापोरेटर से पास करेगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लगेगा और इसके अंदर जो पानी की वाष्प होगी, इसके अंदर जो पानी की वाष्प होगी यह किस में बदल जाती है? पानी में बदलकर अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया पानी। ठीक है, अब इवेपोरेटर के बाद ये हवा जो जाएगी, ये हवा जाती है कहां पर? कंडेंसर पर। और जैसे ही यह कंडेंसर कोयल से गुजरती है, ठीक है, जैसे ही यह कंडेंसर कोयल से गुजरेगी, जैसे ही यह कंडेंसर कोयल से गुजरेगी, इसका तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा। और अभी हमने जाना अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। और यही हमें चाहिए होगा। फिर फैन के द्वारा ये एयर कहां पर चली जाएगी? जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है, तो मोटा मोटा समझो। ठीक है, ये तो होगी सारी थ्योरी की बात, लेकिन सारी थ्योरी कभी याद नहीं रह पाएगी। तो मेन पॉइंट याद रखो क्या है। सबसे पहला, इंडस्ट्रीज में हमें जो जरूरत पड़ती है वो कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली हवा की जरूरत पड़ती है, यानी कि जहां पर RH की वैल्यू कम हो। ये कम RH की वैल्यू गेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिह्यूमिडिफायर, क्योंकि नॉर्मल एसीज जो हम यूज करते हैं वो अकेले इस काम को नहीं कर पाते हैं, तो हम एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ यूज करते हैं डिह्यूमिडिफायर का। ठीक है, डिह्यूमिडिफायर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें वो सभी चीजें लगी होती हैं जो एक नॉर्मल एसी में होती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लगने का अरेंजमेंट है ये डिफरेंट होता है। इसमें पहले होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के पीछे होता है कंडेंसर, कंडेंसर के पीछे लगा होता है फैन। ठीक है, ये फैन क्या करेगा? ये फैन इधर से एयर को सक करेगा, इधर से एयर को खींचेगा और पीछे की तरफ एयर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर से जो आएगी ये आपकी होगी मॉइस्ट एयर, यानी कि इसमें ड्राई एयर भी होगी, शुष्क हवा भी होगी और साथ में नमी भी मिली होगी। ये नमी ही जैसे इवेपोरेटर कोयल से जाती हैं, इवेपोरेटर कोयल में तापमान कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये फिर हवा जाती है कंडेंसर पर। और जैसे कि हमें पता है कि कंडेंसर में जो ट्यूब्स लगी होती हैं, जो कोयल्स लगी होती हैं, इनका तापमान ज्यादा होता है। इस हवा का तापमान बढ़ेगा और साइकोमेट्रिक चार्ट पर मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम हो जाती है और यही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग पूरी हो जाती है। अब देखिएगा क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम लाइक दैट इन ए रूम एयर कंडीशनर। ठीक है, जैसे कि आपका सिंपल रूम एयर कंडीशनर में एसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा होता है, सेम सिस्टम यहां पर भी लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम लाइक दैट इन ए रूम एयर कंडीशनर बट विद द डिफरेंस दैट इट हैज ओनली वन फैन। ठीक है, यहां पर जो एक पंखा होता है यह सिंपल एक ही पंखा होगा। ठीक है, दो पंखे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एक फैन इवेपोरेटर के लिए होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? ब्लोअर।
और एक फैन किसके लिए होता है नॉर्मली, कंडेंसर के लिए होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फैन होता है। इसमें एक कमरे के एयर कंडीशनर की तरह एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, लेकिन इस अंतर के साथ कि इसमें दो पंखे इवेपोरेटर और कंडेंसर पंखे के बजाय केवल एक पंखा होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैन लगा होगा, दो फैन नहीं लगे होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले एयर कंडीशनर में देखा कि इवेपोरेटर के लिए हम वहां पर लगाते हैं ब्लोअर और कंडेंसर के लिए हम लगा देते हैं फैन। यहाँ पर ऐसा हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो वर्किंग मैंने आपको समझाई अभी, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। द डिह्यूमिडिफायर इज केप्ट इन द रूम विच इज टू बी मेंटेन्ड एट द लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जहां पर हमें कम सापेक्षिक आर्द्रता की जरूरत होती है, डिह्यूमिडिफायर को कमरे में रखा जाता है जिसे कम सापेक्ष आर्द्रता पर बनाए रखना होता है, जिसे कम सापेक्ष आर्द्रता पर बनाए रखना होता है। द डिह्यूमिडिफायर इज केप्ट इन द रूम विच इज टू बी मेंटेन्ड एट द लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डिह्यूमिडिफायर को कमरे में रखा जाता है जिसे कम सापेक्ष आर्द्रता पर बनाए रखना होता है। द सिंगल फैन ड्रॉज द रूम एयर थ्रू द कूलिंग कोयल। एकल पंखा कूलिंग कोयल के माध्यम से कमरे की हवा खींचता है। ठीक है, आपने इस रूम में रख दिया डिह्यूमिडिफायर को, अब इसमें जो पंखा होगा यह हवा को खींचेगा, हवा आएगी आपकी कूलिंग कोयल पर, कूलिंग कोयल में हो जाएगा इसका डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, द सिंगल फैन ड्रॉज द room air through the cooling coil and discharges the air over the condenser. The air in passing through the cooling coil is cooled below its dew point and thus gets dehumidified. ठीक है, एकल पंखा कूलिंग कोयल के माध्यम से कमरे की हवा खींचता है और कंडेंसर के ऊपर हवा का निर्वहन करता है। ठीक है, कूलिंग कोयल से गुजरने वाली हवा को उसके ओस बिंदु से नीचे ठंडा किया जाता है और इस तरह से डीह्यूमिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है कि हवा आएगी कूलिंग कोयल पर, कूलिंग कोयल का तापमान कम है, इसका डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। ठीक है, देखो एक बार यहां तक। ठीक है अंगद, चलिए इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन बाय पासिंग ओवर द कंडेंसर द डिह्यूमिडिफाइड एयर गेट्स हीटेड अप एंड दस इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स। ठीक है, सेम वही कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चे पहले लगी हुई है कौन सी कोयल, पहले लगी हुई है इस तरह से इवेपोरेटर कोयल्स। ठीक है, और इवेपोरेटर कोयल्स के पीछे लगी हुई है कौन सी कोयल, कंडेंसर कोयल। अगर आप बात करोगे इवेपोरेटर कोयल्स का, पहले कौन सी कोयल है, इवेपोरेटर कोयल्स, और ये कैसी हैं, कोल्ड हैं यानी कि ठंडी हैं, इनका तापमान कम होता है। ठीक है, और फिर इसके पीछे कौन सी कोयल्स लगी हुई हैं, इसके पीछे लगी हुई हैं कंडेंसर कोयल्स।
इसके पीछे लगी हुई हैं कंडेंसर कोयल्स, ठीक है, और ये कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। यहाँ पर लगा हुआ है फैन जो हवा को खींचेगा इधर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, यहां से एयर आई और एयर कैसी है, ह्यूमिडिफाइड है, ठीक है, यानी कि इसमें नमी है। जैसे ही कूलिंग कोयल से ये हवा गुजरेगी इसमें नमी कम हो जाएगी, डीपीटी वाला कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। फिर आपकी हवा आएगी पीछे की तरफ, इधर की तरफ, और जैसे ही इससे हवा पास करेगी ये क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और इसमें लगेगा फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, और इसकी आरएच की वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है, इसकी आरएच की वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 80% आरएच है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 60% आरएच, ठीक है। तो अगेन बाय पासिंग ओवर द कंडेंसर द dehumidified air gets heated up and thus its relative humidity drops, ठीक है। फिर से कंडेंसर के ऊपर से गुजरने से डिह्यूमिडिफाइड हवा गर्म हो जाती है और इस तरह इसकी सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम इज ब्राउट डाउन बाय द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द रूम एयर थ्रू द डिह्यूमिडिफाइंग यूनिट। डिह्यूमिडिफाइंग यूनिट के माध्यम से कमरे की हवा के निरंतर संचलन से कमरे की सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। लगातार ये हवा इस तरह से सर्कुलेट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आरएच की वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है। चलिए, फिर यहां से एक डेटा आपके सामने आता है निकलकर, और ये डेटा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा कहता है, आपसे पूछेगा कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है ये कितनी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के लिए 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि इंडस्ट्रीज में जो हम भी बात करें कि कौन सी कंडीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसी कंडीशन की बात हो रही है कि अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की तो कौन सी टेस्ट कंडीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो ये आपकी होती है 26.5 डिग्री सेल्सियस टीबीटी, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए, और 21 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए इसका, WBT, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए। इस कंडीशन को पाने के लिए हम यूज कर रहे हैं डिह्यूमिडिफायर का, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए डिह्यूमिडिफायर इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर इट कैन कंडेंस एंड रिमूव अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड एंटरिंग एयर कंडीशनिंग ऑन द कूलिंग कॉइल्स। डिह्यूमिडिफायर की क्षमता को नमी की मात्रा के आधार पर आंका जाता है, जो कूलिंग कॉइल पर कुछ विशिष्ट प्रवेश वायु स्थितियों के तहत इसे संघनित्र और हटा सकता है, ठीक है। सामान्य मानक परीक्षण स्थितियां 26.5 डिग्री सेल्सियस शुष्क बल्ब और 21 डिग्री सेल्सियस गिरे बल्ब तापमान है, ठीक है। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए ये आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए ये 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन कितनी होती हैं, तो ये आपकी होती है 26.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 21 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। एक तो ये आपको चीज याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि डिह्यूमिडिफायर से हम किन दो चीजों को कम कर रहे हैं, तो इसमें जो मॉइस्चर है, नमी की मात्रा है, उसे कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब हवा को गर्म करते हैं तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हवा को गर्म किया जाता है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ये 3 से 4 चीजें हैं जो पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ सकती है, ठीक है। बाकी लाइन डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, अगर लाइन डायग्राम देकर कुछ क्वेश्चन बनाता है तो आप उसका आंसर भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलिए, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में आपका बचता है कैसेट एयर कंडीशनर, ठीक है। तो ये एयर कंडीशनर है जो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा फैशन पर्पज से है। कैसेट एयर कंडीशनर, तो ये आप देख सकते हो इस तरह का एयर कंडीशनर आपने देखा होगा जो बहुत महंगी दुकानें होती हैं, जहां पर डेकोरेशन का खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो अगर मोटी मोटी हम बात करें, इसमें भी आपकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक आपकी होगी आउटडोर यूनिट और एक इसमें आपकी होती है इंडोर यूनिट। यूनिट इसमें भी आपकी 2 होंगी, ये आपकी रखी हुई है आउटडोर यूनिट
ये रखी हुई है आपकी इंडोर यूनिट, और ये है क्या, रिमोट कंट्रोल। ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखा होगा ना, अब जैसे ही आपने इमेजेस देखे होंगे आपको याद आ गया होगा। इस तरह का जो एसी लगता है, सीलिंग में लगेगा बेसिकली, इसे ही हम बोलते हैं कैसेट एयर कंडीशनर। तो भाई देखा है, नहीं देखा है? नहीं देखा हो तो दुकानों में जाना, वो लेंस कार्ट के जो लगे हुई हैं, ठीक है, लेंस कार्ट की जो शॉप है, तो उनमें तो मोस्टली आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि वो डेकोरेशन पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। कोचिंग वगैरह में भी आपने देखा होगा, पूरा जो सिस्टम होता है कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो। ये लगा हुआ आपका कैसेट एयर कंडीशनर। तो इसमें भी आप या तो सिंपल पाइप वगैरह का यूज़ करते हो या डक्ट वगैरह का यूज़ करते हो एयर के सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि आउटडोर यूनिट इसमें भी कहीं बाहर रखी होगी, और ये इंडोर यूनिट है, तो इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल जो आपका स्प्लिट एसी में होता है सिंपल, उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, कैसेट एयर कंडीशनर। इस तरह से जो होता है ये होता है कैसेट एयर कंडीशनर। These space saving ACs are shaped like cassette and are designed to be installed on ceilings, ठीक है। जगह बचाने वाले ये कैसेट एसी के आकार के होते हैं और इन्हें छत पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। द पैनल ऑफ these एयर कंडीशनर इज डिजाइंड टू ब्लेंड विद ऑल काइंड्स ऑफ होम डेकोर। इन एयर कंडीशनरों के पैनल को सभी प्रकार की घरेलू सजावट के साथ मिश्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा ख्याल रखते हैं डेकोरेशन का, देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। और देखिए मेनली जो इनका जो मुझे यूज समझ में आता है, अगर छोटे छोटे कमरे हैं तो वहां पर आप सिंपल स्प्लिट एसी भी यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे जो बहुत बड़े क्लासरूम है, ठीक है, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, लगभग 700 से 800 बच्चों की स्ट्रेंथ है बैठने के लिए, तो स्प्लिट एसी तो आपके दीवारों पर लग गए, तो आप सीलिंग में क्या लगाओगे, ठीक है, छत में क्या लगाओगे, तो वहां पर सिंपल हम कैसेट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी रूफ है, बहुत बड़ी सीलिंग है, ठीक है, तो वहां पर ऐसे एसीज का हम यूज बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो दीज स्पेस सेविंग एसीज आर शेप्ड लाइक कैसेट एंड आर डिजाइंड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन सीलिंग्स। द पैनल ऑफ दीज एयर कंडीशनर्स इज डिजाइंड टू ब्लेंड विद ऑल काइंड्स ऑफ होम डेकोर। दे आर स्टाइलिश। मोस्ट कैसेट एयर कंडीशनर रिक्वायर नो डक्टिंग। जो ज्यादातर एयर कंडीशनर होते हैं कैसेट वाले, इनके लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल जो आपका स्प्लिट एसी होता है उसी की तरह आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट हम यूज कर सकते हैं। दे आर परफेक्ट फॉर लार्ज स्पेसिस वेयर विंडो और स्प्लिट एसीज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। जगह बचाने वाले ये कैसेट के आकार के होते हैं और इन्हें छत पर लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्पेशली किसके लिए हैं? स्पेशली ये है छत के लिए। भाई क्या आप स्प्लिट एसी को छत पर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। क्या आप स्प्लिट एसी को छत पर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। स्प्लिट एसी को हमने कहां पर लगाया? स्प्लिट एसी को हमने लगाया दीवार पर, और कैसेट एसी आपके जो सिंपल हैं वो किसके लिए हैं? सीलिंग्स के लिए हैं, छत पर लगाने के लिए, ठीक है। और मुझे जो यूज समझ में आता है, बहुत बड़ा अगर आपका क्लासरूम है, ठीक है, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसे एसी वहां पर काफी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि बीच बीच में छत छत में लगा देंगे। जगह बचाने वाले ये कैसेट के आकार के होते हैं, उन्हें छत पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन एयर कंडीशनरों के पैनल को सभी प्रकार की घरेलू सजावट के साथ मिश्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्टाइलिश हैं। अधिकांश कैसेट प्रकार के एयर कंडीशनरों को डक्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मोस्टली हम कहेंगे, यानी कि 95% हम कह सकते हैं कि किसी डक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सिंपल आपका जो आउटडोर और इंडोर यूनिट का कॉन्सेप्ट है उसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर परफेक्ट फॉर लार्ज स्पेसिस वेयर विंडो और स्प्लिट एसीज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। वे बड़े स्थानों के लिए एकदम सही है जहां विंडो या स्प्लिट एसी स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जहां पर हम विंडो एयर कंडीशनर का और स्प्लिट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल
नहीं कर सकते हैं वहां पर कैसेट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपका होता है सिंपल कैसेट एयर कंडीशनर, और आपका आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के साथ ही आपको मिल सकता है। तो कैसेट के लिए आपको जो वर्ड याद रखना है ना, सिंपल याद रखो, कैसेट एयर कंडीशनर। एक तो इमेज, जो क्वेश्चन बनाएगा आपको एक इमेज देगा, पूछेगा कि यह कौन सा एयर कंडीशनर है, ठीक है। तो ये आपका जो एयर कंडीशनर है कौन सा है, कैसेट एयर कंडीशनर है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा एयर कंडीशनर है, तो ये कैसेट एयर कंडीशनर है, और कहाँ पर लगाए जा सकते हैं, तो ये सीलिंग्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। सीलिंग सभी समझते होंगे, ऊपर यानी कि छत में, तो ये सीलिंग में लगाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया कैसेट एयर कंडीशनर। चलिए तो एक बार सभी चीजों को फिर से देखते हैं और इस क्लास की समाप्ति करते हैं। कल आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार एयर कंडीशनर, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी चीजों को देख लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमने बात की कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम की, तो जहां पर डक्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे पास आउटडोर यूनिट है, इस आउटडोर यूनिट को सिंपल एक इंडोर यूनिट से हम कनेक्ट करते हैं, और बाकी फिर अलग अलग डक्ट का इस्तेमाल करके हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ये है आपका कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम, ठीक है। फिर आपका होता है मल्टी स्प्लिट एसी। तो मल्टी स्प्लिट एसी में क्या है, यहां पर एक आउटडोर यूनिट होगी और इसकी जगह पर जो इंडोर यूनिट की हम बात करेंगे, यहां पर अलग अलग इंडोर यूनिट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आउटडोर यूनिट तो यहाँ पर सिंपल एक ही होगी, लेकिन इंडोर यूनिट यहाँ पर एक से ज्यादा हो सकती हैं। इस तरह के एसी को हम बोलते हैं मल्टी स्प्लिट एसी। तो मल्टी स्प्लिट एसी कनेक्ट्स ए सिंगल आउटडोर यूनिट टू ए नंबर ऑफ इंडोर यूनिट। इट कैन इंस्टॉल ए कंप्लीट एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू मल्टीपल जोन इंटीरियर स्पेस विद नो नीड फॉर डक्ट वर्क। यहाँ पर डक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के इंडोर यूनिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ रूम टेम्परेचर सेटिंग। अलग अलग इंडोर यूनिट का इस्तेमाल किया है तो टेम्परेचर सेटिंग्स भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इट ऑल्सो एनेबल्स इंडोर यूनिट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर इंडोर यूनिट लगाई जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कैसेट है, ये विंडो है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सिंपल स्प्लिट का है, ठीक है। तो इंडोर यूनिट की हम बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम आपका नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो इवेपोरेटर वाला पार्ट है वो रहेगा, बाकी आपका कंडेंसर, कंप्रेसर, जो बाकी सारी चीजें होती हैं वो आपकी आउटडोर यूनिट में यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो फिर बच्चे इसके बाद हमने बात की डिह्यूमिडिफायर की। डिह्यूमिडिफायर हम क्यों लगाते हैं, सबसे पहला ये एयर को डिह्यूमिडिफाइड करते हैं और साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू को भी कम करते हैं। बाकी जो एयर कंडीशनर अकेला इस काम को नहीं कर सकता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं डिह्यूमिडिफायर्स को, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग यूनिट तो होगी साथ में जहां पर हमें एयर को डिह्यूमिडिफाइड करना है वहां पर इस तरह के डिह्यूमिडिफायर को रख दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इस तरह से पूरा अरेंजमेंट होगा। एक ही फैन यहाँ पर लगा होगा, यानी कि हवा जो आएगी एक डायरेक्शन से आती है और पीछे की तरफ निकल कर चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो लगा होगा आपका जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन का सिस्टम होता है वो सारी चीजें तो लगी होती हैं। उसके अलावा इसमें आपका इवेपोरेटर लगा होता है, इसमें आपका कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। इवेपोरेटर क्या करता है, एयर को ठंडा करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक। जैसे ही डीपीटी की बात आती है तो आपकी जो हवा में पानी की वाष्प होती है ये क्या करेगी, ये आपकी कंडेंस हो जाती है और पानी की फॉर्म में बाहर हो जाती है, ठीक है। फिर ये ठंडी हवा जाती है कंडेंसर पर, और जैसे ही कंडेंसर पर जाती है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। किस तरह से करती है ये चीज मैं आपको इस डायग्राम से बता चुका हूं। एक एग्जांपल हमने लिया कि यहाँ पर हवा को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और हमने देखा कि इसकी आरएच की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो फैन यहाँ पर एक ही होता है। नॉर्मली हम बात करें तो दो फैन होते हैं, एक इवेपोरेटर के लिए होता है जिसे हम ब्लोअर बोल देते हैं, और एक कंडेंसर के लिए होता है जिसे हम कंडेंसर फैन बोलते हैं, ठीक है। अगर स्प्लिट एसी की हम बात करते हैं तो दो फैन को चलाने के लिए दो मोटर होते हैं, और अगर हम विंडो एसी की बात करते हैं
तो हमारे यहाँ पर दो ब्लोवर और फैन को चलाने के लिए एक सिंगल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही फैन है और मोटर भी कितना है, यहाँ पर एक ही मोटर लगा हुआ है। वर्किंग पूरी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर हम नॉर्मल टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 26.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 21 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर, ये हमें मेंटेन करके रखना होता है किसके द्वारा, डीह्यूमिडिफायर के द्वारा। ठीक है, ये कंडीशन हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। चलिए, तो बाकी इसके लिए इतने ही रखेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इससे अगली क्लास में आपका कार एयर कंडीशनर स्टार्ट हो जाए। तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, ठीक है, या इसमें कोई भी आपका डाउट है। बाकी आज की कहानी को करते हैं फिर यहीं पर फिनिश। ठीक है रवि, हाँ नेक्स्ट क्लास में ये आपका कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं इस पर। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो अगली क्लास में हम कार एयर कंडीशनर स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगली से अगली क्लास में कार एयर कंडीशनर स्टार्ट करना है। अगर टाइम मिलेगा तो स्प्लिट एसी के साथ ही उसे मर्ज करके कार एयर कंडीशनर भी आपका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए और बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए बच्चे फिर आज के लिए इतने रखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन इस पर ज्यादा नहीं आए हैं यार, 2 से 3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फिर बच्चे आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।